एचडीएफसी बैंक के देश विदेश में करीब 9 करोड़ 30 लाख कस्टमर हैं, जो जार्मनी की कुल आबादी से भी ज्यादा हैं। लोगों की करीब 31 लाख करोड़ की जमा पूंजी इसे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट और एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाती है। एचडीएफसी बैंक में अरसे से बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को अचानक ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि बैंक के भीतर पिछले 2 साल से चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। जब चेयरमैन लेवल के व्यक्ति ने ही बैंक के सिस्टम पर सवाल खड़े किए तो तूफान मचना ही था। ये तूफान गुजरा भी नहीं था कि एक और बम फूटा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन बनाने का अनाउंसमेंट हुआ। राजीव कुमार 4 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। मार्केट ने क्लीन अप स्पेशलिस्ट के तौर पर स्वागत किया। राजीव कुमार का एचडीएफसी बैंक में आना सिर्फ कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट नहीं है, चूंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगे। इसलिए विपक्ष का रिएक्शन ये कि उन्हें बीजेपी से वफादारी का इनाम मिला है। राहुल गांधी की बीजेपी और मोदी सरकार से प्रचंड लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के सेंटर में है चुनाव आयोग। राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के समय से ही ये लड़ाई शुरू हुई थी, जो उनके रिटायर होने और ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद भयंकर लेवल पर पहुंच गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस एचडीएफसी बैंक की नई दिल्ली के खान मार्केट ब्रांच में राहुल गांधी का बैंक अकाउंट है, उसी के चेयरमैन बने राजीव कुमार। चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद राजीव कुमार ने ऐलान किया था कि रिटायर होने के बाद खुद को डिटॉक्स करने के लिए 6 महीने के लिए हिमालय की वादियों में चला जाऊंगा। 6 महीने नहीं गुजरे, पता नहीं राजीव कुमार कितने डिटॉक्स हुए, लेकिन लौटे तो जबरदस्त कॉर्पोरेट पोस्टिंग के साथ। सोशल मीडिया की फैक्ट्रियों ने उन्हें माल्टा का नागरिक भी बना दिया था, जबकि सच ये है कि वो देश और दिल्ली में ही रहकर अपने अगले बड़े कॉर्पोरेट असाइनमेंट की तैयारी कर रहे थे। अब ये आरोप तो कभी कोई साबित नहीं कर पाएगा कि एचडीएफसी बैंक में इतनी बड़ी पोस्टिंग बीजेपी की वफादारी का इनाम है या उनकी काबिलियत का नया असाइनमेंट। कोई भी हैरान हो सकता है कि एक आईएएस जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहा, कैसे अचानक देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के चेयरमैन बनने के काबिल हो गए। ये फैक्ट है कि राजीव कुमार किसी बिजनेस स्कूल के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आईएएस बनने के बाद उनकी पोस्टिंग्स ने उन्हें देश के बैंकिंग सिस्टम को समझने और सुधारने का मौका दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले राजीव कुमार देश के फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्हें कई बैंकिंग और कॉर्पोरेट रिफॉर्म का क्रेडिट जाता है। आईएएस राजीव कुमार सितंबर 2017 से फरवरी 2020 तक वित्त मंत्रालय में रहे, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी रहे, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए। वित्त मंत्रालय में रहते हुए 3 बड़े प्रोजेक्ट राजीव कुमार की निगरानी में हुए। 27 सरकारी बैंकों का मर्जर करके 12 बैंक बनाए गए। जब देश के सरकारी बैंक एनपीए क्राइसिस से जूझ रहे थे, तब उनकी 4R स्ट्रेटजी यानी रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म से चीजें बेहतर हुई। ब्लैक मनी कब करने के लिए करीब 3,38,000 शेल कंपनियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कराए। करीब 3 साल में बैंकिंग सिस्टम को समझाने संभालने की काबिलियत ही उन्हें आज एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद तक लाई। कहानी दरअसल 1980 बॉर्न राजीव नाम के उस लड़के की है जिसकी जिंदगी यूपी के अमरोहा के हसनपुर कस्बे से शुरू हुई। राजीव कुमार अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कहते रहे कि वो किसी बड़े कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े, पेड़ के नीचे टाटपट्टी पर बैठकर स्लेट लेकर पढ़ते थे।
क्लास 6 में जाने पर पहली बार अंग्रेजी की ABCD सीखी थी। 1976 में हसनपुर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज से +2 करके ग्रेजुएशन करने मुरादाबाद गए, लेकिन उनकी किस्मत में देश की राजधानी से तमाम बड़े फैसले होना लिखा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, जहां से उन्होंने LLB, PGDM और पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबिलिटी में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। उनकी यही कानूनी और प्रशासनिक समझ आगे चलकर सरकार के बड़े संकटों को सुलझाने में काम आई। राजीव पढ़ाकू थे, तो हर नौजवान की तरह उन्होंने भी IAS बनने का रास्ता चुना। 1982 में UPSC क्वालिफाई तो किया, लेकिन IRS में सिलेक्शन हुआ। IAS बनने की जिद में थर्ड अटेम्प्ट में 1984 में IAS बने। 1984 लाइफ जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। न सिर्फ IAS बने, बल्कि उसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली लव स्टोरी शादी तक पहुंची। राजीव और अंजू की मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान हुई। दोनों UPSC की तैयारी करते हुए एक दूसरे की पसंद बने। दोनों ने UPSC क्वालिफाई भी किया। कहा जाता है कि अंजू राजीव के लिए इतनी लकी साबित हुई कि शादी के मंडप में बैठने से ठीक पहले उनके हाथ में IAS का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। राजीव और अंजू बरसों तक दिल्ली कॉरिडोर के पावर कपल रहे। राजीव कुमार देश के वित्त सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उनकी पत्नी अंजू कुमार इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सीनियर ऑफिसर रही। करीब 35 साल की सर्विस के बाद चीफ कमिश्नर कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पोस्ट से रिटायर हुई। दोनों की 2 बेटियां हैं, एक लॉयर बनी और एक डिजाइनर। एडवोकेट रहे पिता विश्वेश्वर दयाल आज करीब 95 साल की उम्र में हैं। देश का इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट अफसर किसी आम बेटे की तरह पिता की लाठी बना दिख जाता है। संवैधानिक पदों की पोस्टिंग की कहानी ये है कि सिलेक्शन के वक्त क्लीन इमेज सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बनती है। पद पर रहने के बाद इमेज क्लीन रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। राजीव कुमार ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे जो हमेशा लो प्रोफाइल रहे, फिजूल के विवादों और मीडिया से दूरी बनाए रखी, राइट साइड ऑफ द लॉ के हिसाब से नौकरी करते रहे। IAS बनने के बाद राजीव कुमार की 17 साल बिहार में पोस्टिंग रही। साल 2000 में बिहार विभाजन के बाद कैडर झारखंड हो गया। रांची के DC भी रहे। 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में पोस्टिंग तक राजीव कुमार किसी आम IAS की तरह थे, जो विवादों से दूर अपने काम करते रहे। फरवरी 2020 में IAS से रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हें PESB पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। राजीव कुमार का PESB चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन अगस्त 2020 में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के इस्तीफे से राजीव कुमार की लॉटरी लगी। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। राजीव कुमार की असली कहानी चुनाव आयोग से शुरू हुई, जिसमें दाग ही दाग लगे। 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद राजीव कुमार का धुआं हो गया। बीजेपी के एजेंट पुकारे गए, निष्पक्षता पर सवाल उठे, बीजेपी के लिए वोट चोरी के आरोप जड़े गए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी की जो लड़ाई राजीव कुमार के समय शुरू हुई थी,
उसने ज्ञानेश कुमार के सीसी बनने पर बेहद आक्रामक और भयंकर रूप ले लिया। राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए विपक्ष और राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर भरोसा न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। संवैधानिक पद पर बैठे राजीव कुमार ने ही कहना शुरू किया कि कुछ लोग बिना सबूत के संस्था पर दाग लगाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार का बहाना ढूंढना होता है। विपक्ष के सवालों के जवाब के बदले शेरो शायरी करने वाले राजीव कुमार पूरी तरह भाजपाई करार दिए गए। जब जयराम रमेश गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए 150 डीएम को फोन करने का आरोप लगाते तो जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त पद से राजीव कुमार देते कि हमें उन अफसरों के नाम बताइए जिन्हें फोन किया गया, हम उन्हें सजा देंगे। को मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है कि वो भी जीतती हैं। अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। जाने से पहले इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव राजीव कुमार ने ही कराया, जिससे देश की राजनीति एकदम पलटी। बीजेपी बहुमत से चूक गई। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जोरदार वापसी करते हुए दिखाई दिए। उसी के बाद सोशल मीडिया पर राजीव कुमार को सबक सिखाने का नैरेटिव चल पड़ा। राजीव कुमार देश से भाग गए, माल्टा की नागरिकता ले ली जैसी अफवाहें फैलाई जाने लगी, जिसका कोई और छोर नहीं था। राजीव कुमार के कार्यकाल के आखिरी दिनों में जब विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा था कि वे सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई बड़ा सरकारी पद या राज्यसभा की सीट मिल सके, तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान प्रेस के सामने ऐलान किया था कि रिटायरमेंट के बाद मैं मीडिया से दूर खुद को डिटॉक्स करने के लिए 4-5 महीने के लिए गहरे हिमालय की वादियों में चला जाऊंगा। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिमालय में कुछ समय बिताने के बाद जून 2026 में देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट संकट को सुलझाने के लिए HDFC बैंक ने उन्हें अपना चेयरमैन चुन लिया, जिससे वो एक बार फिर राजनीतिक आरोपों की दुनिया से निकलकर सीधे कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गए। HDFC बैंक में राजीव कुमार की एंट्री को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।